आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन हिंदी में इसको कहा जाता है अंतरापित जीन, विभक्त जीन। स्प्लिट जीन, विभक्त जीन नाम से समझ में आता है। स्प्लिट का मतलब अलग हो जाना। अलग का मतलब यह है कि फंक्शनल पार्ट के बीच में कुछ दूसरा पार्ट आ जाए तो उसी को कहा जाता है नॉन फंक्शनल। और नॉन फंक्शनल आने से फंक्शनल पार्ट का अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, उसी को हम कहते हैं स्प्लिट। इसको आप ऐसे समझिएगा। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मान लीजिए बच्चों ये फंक्शनल पार्ट है, ये यहाँ एफ मतलब फंक्शनल भाग था, यहाँ पर ये एफ मतलब फंक्शनल भाग था। ये भी फंक्शनल है, ये भी फंक्शनल भाग है, ये साथ साथ था। अब इस फंक्शनल भाग के बीच में ये जो बच्चों यहाँ पर फंक्शनल भाग था, ये फंक्शनल भाग था। अब इन फंक्शनल भाग के बीच में यहाँ पर कुछ दूसरा पार्ट आ जाए और वो दूसरा पार्ट आ जाए मान लीजिए एनएफ। एनएफ मतलब नॉन फंक्शनल। ये नॉन फंक्शनल पार्ट जैसे यहाँ बीच में आया तो आप बताइए फंक्शनल पार्ट क्या हो गया? अलग हो गया, विभक्त हो गया। और ये विभक्त हो जाना, स्प्लिट हो जाना, इसी को कहा जाता है स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन एक बार फिर सुनो, फंक्शनल भाग का अलग हो जाना, नॉन फंक्शन भाग आने से फंक्शनल भाग का ऐसे अलग अलग हो जाना, इसी को स्प्लिट जीन के नाम से जाना जाता है। ये जो स्प्लिट जीन का कंसेप्ट है ये केवल और केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है। अच्छा, यूकैरियोट मतलब अपनी सेल में होता है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर कोई भी स्प्लिट जीन नहीं पाई जाती है। बहुत अच्छे सुनना, प्रोकैरियोट में स्प्लिट जीन नहीं पाई जाती है। स्प्लिट जीन का मिलना ये केवल यूकैरियोट्स का फीचर होता है। अच्छा, तो स्प्लिट जीन की खास बात क्या है? यूकैरियोट्स में होती है। इस स्प्लिट जीन को समझाने के लिए एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ किया है। ये बच्चों स्प्लिट जीन है। इस स्प्लिट जीन में आप ध्यान से देखो, फंक्शनल बीच में कौन सा आ गया? नॉन फंक्शन भाग आ गया। तो फंक्शनल भाग क्या हो गया? स्प्लिट हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसी को कहा जाता है स्प्लिट जीन। ये सब कुछ होता है बच्चों डीएनए के अंदर। ये सारा काम कहां हो रहा है? डीएनए। तो डीएनए के अंदर फंक्शन के बीच में नॉन फंक्शन भाग आ जाता है। क्लियर? अब इस डीएनए से यहां बनेगा आरएनए। डीएनए से अगर आरएनए बनाए तो इस प्रोसेस को आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं। मतलब स्प्लिट जीन इससे भी बनेगा तो आरएनए। लेकिन जब आरएनए बनता है तो आरएनए इस पूरे भाग का बनेगा। पूरे भाग का मतलब फंक्शन, नॉन फंक्शन सबसे बनता चला जाएगा। मान लो यहां प्रमोटर है और यहां टर्मिनेटर है, तो इस पूरे भाग से आरएनए बन जाएगा। यहां पर यह आरएनए बन गया। अब जब आरएनए बना तो क्या देखने को मिला? फंक्शनल भाग से जो पार्ट तैयार हुआ उस भाग को स्पेशली कहा गया एक्सॉन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिक। एक्सॉन मतलब काम वाला भाग है, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। अच्छा, नॉन फंक्शन भाग मतलब जिसके पास कोई सूचना नहीं थी, और इस नॉन फंक्शन भाग से जो भाग बना उसको अव्यक्तिक, इंग्लिश में कहे इंट्रॉन। आपकी हिंदी की एनसीईआरटी में ऐसे व्यक्तिक अव्यक्तिक लिखा है, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप इसके इंग्लिश नेम में ध्यान रखें। व्यक्तिक मतलब एक्सॉन, अव्यक्तिक मतलब इंट्रॉन। फिर आप देखो ये फंक्शन भाग है, तो इस फंक्शन भाग से जो भाग आया, इस फंक्शन वाले भाग को फिर कह दिया एक्सॉन। एक्सॉन किससे बना बताओ? फंक्शनल भाग से जो बना वो एक्सॉन है और नॉन फंक्शन भाग से जो बना वो इंट्रॉन है। अब ये जो आरएनए तैयार हुआ, इस आरएनए के अंदर एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है। काम वाला भाग एक्सॉन, बिना काम वाला इंट्रॉन, लेकिन है तो सही, एक्सॉन भी है इंट्रॉन भी है। तो अब ऐसे आरएनए को स्पेशल नाम दिया जाता है एचएन आरएनए। एचएन का फुल फॉर्म हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एचएन आरएनए मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इस एचएन आरएनए की बड़ी प्रॉब्लम है। एचएन आरएनए की सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि ये अस्थिर होता है, अनस्टेबल है। बात आती है अनस्टेबल क्यों है, क्यों ये अस्थिर होता है, क्यों ये अनस्टेबल है? ये बच्चों अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसके 5' और 3' सिरे पर एक्सोन्यूक्लियस इसको आसानी से तोड़ देता है। मतलब इस 5' सिरे पर ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आया, इस एक्सोन्यूक्लियस ने यहां पर कार्य किया और यहां के न्यूक्लियोटाइड को ऐसे हटाता जाता है। कौन से सिरे पर? 5' पर। सेम एज इधर बच्चों 3' एंड पर यहां पर भी एक्सोन्यूक्लियस आया और इस एक्सोन्यूक्लियस ने इधर से भी हटाया, दोनों सिरों पे हटाया, 5' और 3'। और आप जानते हैं एक्सोन्यूक्लियस का काम होता है एंड से काटना। अगर ये दोनों एंड से ऐसे कटता गया तो ये तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, और जल्दी टूट जाएगा मतलब ये अनस्टेबल होगा। तो बताइए पहली प्रॉब्लम इसकी, वेरी गुड, अनस्टेबल होता है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि इसमें व्यक्तिक मतलब इंट्रॉन उपस्थित होते हैं। यहां बच्चों इसमें इंट्रॉन भी पाए जाते हैं। एचएन आरएनए हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसकी दो प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या क्या? एक तो अनस्टेबल होता है और दूसरा इंट्रॉन होते हैं। इसके बच्चों इन दोनों प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है।
तो ध्यान रखना, स्प्लिट जीन से जो आरएनए बनता है उस आरएनए का नाम एचएनआरएनए होता है। क्या कहलाता है? एचएनआरएनए, जिसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अब इसकी दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करना है। इसको एक्सोन्यूक्लियस से बचाना है, यानी अनस्टेबल से इसको सबसे पहले किया जाएगा स्टेबल, और यहां पर इसका स्टेबलाइजेशन करना है, स्थिरीकरण करना है। बात आती है इसका स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण कैसे किया जाए, कैसे इसको स्टेबलाइज किया जाए। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, 5' और 3' दोनों को इस एक्सोन्यूक्लियस से बचाना पड़ेगा। और बचाने के लिए क्या किया गया, ये जो 5' सिरा दिख रहा है, इस 5' सिरे पर यहां पर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया। और कौन सा जोड़ा, ध्यान से देखो, 7, M का मतलब मिथाइल, ये GS मतलब ग्वानोसिन और ट्राइफॉस्फेट। बताइए, 5' सिरे पर एक्सोन्यूक्लियस से बचाने के लिए 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ दिया। इसका नाम 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन से सिरे पे जोड़ा, 5' और इसको जोड़ने की प्रोसेस को आच्छादन, इंग्लिश में कहें कैपिंग कहा जाता है। 5' सिरे पर कैपिंग कर दी जाती है। क्लियर? अच्छा, कैपिंग में 7 मिथाइल ग्वानोसिन, 7 मिथाइल ग्वानोसिन मतलब ग्वानिन के साथ, जो नाइट्रोजन बेस हमने पढ़े थे ना, एडेनिन ग्वानिन, ग्वानिन के साथ 7th नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा है। कौन से? 7th नंबर। नॉर्मली जो डीएनए आरएनए में ग्वानिन होता है, जैसे मान लीजिए डीएनए आरएनए में ग्वानिन है, तो इसके साथ कोई मिथाइल नहीं है, नॉर्मली नहीं है, लेकिन यहां मिथाइल लगा हुआ है। मिथाइल लगाने से फायदा क्या होता है कि जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, जो एक्सोन्यूक्लियस है, वो बच्चों इस मिथाइल की वजह से इसको पहचान नहीं पाता। जरा सोचो, अगर यहां पर केवल ग्वानिन होता, अगर केवल ग्वानिन होता तो ये एक्सोन्यूक्लियस उसको हटा देता, बिल्कुल हटा देता। मिथाइल लगाने से क्या फायदा हुआ, एक्सोन्यूक्लियस इसको पहचान नहीं पाएगा, और जब एक्सोन्यूक्लियस पहचान नहीं पाएगा तो इसको हटाएगा नहीं, तो स्टेबल हो जाएगा। यही तो हमें करना है, 5' एंड को एक्सोन्यूक्लियस से बचाना था, तो यहां 7 मिथाइल ग्वानिन को लगाया। और मिथाइल क्यों लगाया, समझ में आया बेटे? मिथाइल लगाने से एक्सोन्यूक्लियस इसको पहचान नहीं पाता। आप जानते एंजाइम विशिष्ट होते, और ये एंजाइम विशिष्ट होने की वजह से इसको पहचान नहीं पाया। और यहां पे जब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ा तो इसमें 3 फॉस्फेट की फॉर्म में जुड़ता है, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जुड़ता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब भी नया न्यूक्लियोटाइड आता है, आता ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, याद है? उसमें से कितने फॉस्फेट अलग होते थे? 2। लेकिन यहां पर ये 2 फॉस्फेट अलग नहीं होते, ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही जुड़ा रहता है। आप एनसीईआरटी में इसका डायग्राम देखोगे तो वहां पर 3 फॉस्फेट लगे मिलेंगे आपको, और याद रखना वो 3 फॉस्फेट बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ये जुड़ा होता है। ये एक सामान्य न्यूक्लियोटाइड नहीं है, क्योंकि ग्वानिन सामान्य है, यहां मिथाइल लग गया मतलब ये सामान्य नहीं है, तो ये एक असामान्य न्यूक्लियोटाइड होता है। कौन सा? असामान्य। और इस न्यूक्लियोटाइड को यहां जोड़ने के लिए एक एंजाइम लगा होता है जिसका नाम ग्वेनिल ट्रांसफरेज। तो ग्वेनिल ट्रांसफरेज एंजाइम आता है और इसी को यहां जोड़ता है। क्या हमने सीखा? 5' एंड को एक्सोन्यूक्लियस से बचाना है। नाम बताओ क्या लगाएं? वेरी गुड, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको जोड़ने की प्रोसेस का नाम केपिंग। कौन से सिरे पे? 5' पर। और खास बात, ये न्यूक्लियोटाइड असामान्य, सामान्य नहीं है, क्योंकि मिथाइल लगा है, और इसको ग्वानिल ट्रांसफरेज के द्वारा जोड़ा गया। और इसको जोड़ने से फायदा यह हुआ, एक्सोन्यूक्लियस से बचा लिया। कौन से सिरे को? 5' को। अब बात आती है 3' का बचाव कैसे किया जाए। 5' तो बच गया, 3' को भी तो स्टेबल करना है। 3' का बचाव करने के लिए किया गया कि यहां पर एडेनिन के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़े गए। एडेनिन के एक नहीं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे, लगभग 200 से 300, लगभग 200 से 300, मतलब 300 एडेनिन के मॉलिक्यूल की यहां लंबी सी चेन बनाते हैं, लंबी सी चेन। अच्छा, 300 एडेनिन लगा, लंबी चेन लगी है, इससे फायदा क्या होगा? एक्सोन्यूक्लियस इसको तो पहचान जाएगा, क्योंकि एडेनिन तो सामान्य ही है, और एक्सोन्यूक्लियस जब इसको यहां पहचान जाएगा तो एक्सोन्यूक्लियस यहां से काटेगा, तो यहां पहले वाले को काटेगा, दूसरे को काटेगा, तीसरे को, ऐसे कितने? 200 से 300। और जब इन 200 से 300 को काटते 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 यहां तक पहुंचेगा, तब तक तो ये आरएनए प्रोटीन बना चुका होगा, ये आरएनए प्रोटीन बना चुका होगा। तो यहां पर 1-2 एडेनिन नहीं लगाते, 200 से 300 की लंबी सी टेल जैसा कुछ यहां लगा देते, और टेल जैसा लगाते हैं तो इसी को कहा जाता है पॉली ए टेल। पॉली ए टेल, इंग्लिश में इसको कहा जाता टेलिंग, हिंदी में कहें तो इसको पुच्छन कह देते हैं। इधर होती है कैपिंग,
इधर होती है टेलिंग। टेलिंग में किसको जोड़ते हैं? एडेनिन के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। कितने? 200 से 300। अब बात आती है एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड को यहां पर जोड़े कौन? तो इनको जोड़ने के लिए एक एंजाइम काम आता है, पॉली ए पॉलीमरेज। नाम से समझ में आता, पॉली ए पॉलीमरेज मतलब एडेनिन का पॉलीमर बनाने वाला। पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर इसको जोड़ता है, और वह भी इसको टेम्पलेट निर्भरता रहित, बिना टेम्पलेट के, मतलब बिना डीएनए के ही इसको जोड़ा गया। बात को सीखने की कोशिश करना। ये जो बच्चों आरएनए बना है, ये जो आरएनए बना है डीएनए पे निर्भर होकर बना है। आप जानते हैं डीएनए पे निर्भर होकर आरएनए बनता है, लेकिन इस एडेनिन को जोड़ने में डीएनए का कोई योगदान नहीं है। डीएनए का योगदान नहीं है, टेम्पलेट का योगदान नहीं है। डीएनए की टेम्पलेट काम नहीं आती है, तो इसीलिए इसको लिखा गया टेम्पलेट निर्भरता रहित, इसको जोड़ा गया। और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े गए? 200 से 300। ये याद रखना। ये सारा काम किस सिरे पे हुआ? 3' क्वेश्चन यही आता है। केपिंग कौन से सिरे पे होती है? 5'। टेलिंग कौन से सिरे पे होती है? 3'। कैपिंग और टेलिंग करने से फायदा क्या है? हाँ, कैपिंग टेलिंग करने का फायदा होता है स्टेबिलिटी को बढ़ाना। क्लियर? कैपिंग में जोड़ते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को, और यहां पर एडेनिन की लंबी सी टेल टेलिंग में जोड़ देते हैं। क्लियर? इन दोनों से फायदा क्या हुआ? स्टेबिलिटी बढ़ गई। यानी पहली जो इसकी प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई। पहली प्रॉब्लम थी कि अनस्टेबल था, तो इसको स्टेबल कर दिया, पहली प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब बात आती है इसकी दूसरी प्रॉब्लम सोल्व करें। दूसरी प्रॉब्लम अभी भी इसके अंदर है। आप देखो इसके अंदर इंट्रॉन बैठे हैं। ये इंट्रॉन किसी काम के नहीं होते क्योंकि इनके पास सूचना नहीं है, तो इन इंट्रॉन को यहां से हटाना पड़ेगा। इंट्रॉन को हटाने के लिए यहां प्रोसेस काम में ली जाती है जिसका नाम है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग को हिंदी में संबंधन कहते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया इंग्लिश के नाम याद रखो, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन को हटाना, अव्यक्तिक को हटाना। इंट्रॉन का हटना, यही बच्चों स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब बात आती है यहां से इस इंट्रॉन को हटाए कैसे। क्वेश्चन तो यह है कि इंट्रॉन को हटाए कैसे। अब बच्चों इस इंट्रॉन को हटाने के लिए यहां एक कॉम्प्लेक्स आके मदद करता है, और स्प्लाइसिंग में जो कॉम्प्लेक्स काम आता है इसका नाम है स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। यहां पर कौन सा कॉम्प्लेक्स काम आता है? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। इस स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में 3 घटक है। पहला घटक SNRNA। SNRNA मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। फिर देखो SNRNP मतलब स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। आरएनपी मतलब राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इसी तरह से कुछ अन्य प्रोटीन। मतलब इसमें 3 चीजें हो गई, SNRNA हो गया, SNRNP हो गया, और कुछ अन्य प्रोटीन हो गए। और उन तीनों को आपस में जोड़ के ही यह स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है। यह स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जनरली उस जगह पे जुड़ता है जहां ये एक्सोन इंट्रॉन का जंक्शन है। आप देखो इस पॉइंट को देखना, ये वाला पॉइंट, इस एक्सोन इंट्रॉन का जंक्शन है, तो यही स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स यहां आके जुड़ेगा। यहां पर स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जुड़ा है, कितनी चीजों से बना है? 3। इसके अंदर क्या क्या है? तो इसके अंदर अगर हम घटक निकाले तो इसमें SNRNA है, SNRNP है, और कुछ अन्य प्रोटीन है। ऐसी 3 चीजें यहां पर जुड़ी हुई है। सेम एज एक्सोन इंट्रॉन का जंक्शन है, तो इस जगह पे आके कॉम्प्लेक्स जुड़ गया। यही वही SNRNA, SNRNP, सम अदर प्रोटीन, इन तीनों से मिलकर यह कॉम्प्लेक्स बना। बताओ कॉम्प्लेक्स किस जगह जुड़ा है? जहां एक्सोन इंट्रॉन का जंक्शन है, जहां ये चिपके हुए वहां आके जुड़ जाता है। क्लियर? अब बच्चों इस स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स के अंदर यहां जो आरएनए है, SNRNA वगैरह, इनके पास राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब यह है कि ये आरएनए को तोड़ सकते हैं। तो अब ये क्या करता है, ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स क्या कराता है कि इनके बीच में यहां पर ऐसे कट लगाता है, यहां पर भी कट लगाता है। दोनों साइड पे बच्चों यहां पर इसने क्या कर दिया, कट, यहां से भी काटा और यहां से भी इसको काट दिया। जैसे इसको यहां से काटेंगे ये इंट्रॉन अलग हो जाएगा। इसको कट करने का काम ये कॉम्प्लेक्स करा रहा है, सारा काम कॉम्प्लेक्स का है, तो कॉम्प्लेक्स ने इसको कट किया। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कट करेंगे तो ये इंट्रॉन यहां से अलग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इस एक्सोन को इधर वाले एक्सोन से जोड़ना पड़ेगा, इसको उठा के इन दोनों को चिपकाना पड़ेगा। इनको चिपकाने के लिए यहां पर एक एंजाइम साथ साथ काम करता है, आरएनए लाइगेज। लाइगेज मतलब जोड़ना, और वही जोड़कर एक्सोन को एक्सोन से चिपका देगा। मतलब एक्सोन ये चिपक गए, एक्सोन चिपक गए। बताओ कौन बाहर निकल गया?
इंट्रोन, और इसको बाहर निकालने वाले कॉम्प्लेक्स का नाम स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या सीखा, एक बार फिर सुनो। किसको हटाना है, एक्सोन या इंट्रोन? सभी बोलो, किसको हटाना है? इंट्रोन। इंट्रोन को हटाने की प्रक्रिया का नाम स्प्लाइसिंग। कौन सा कॉम्प्लेक्स काम आया? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। कितने घटक? 3। कौन कौन से? एसएन आरएनए, एसएन आरएनपी और कुछ अन्य प्रोटीन भी होते हैं। एसएन आरएनए का फुल फॉर्म बोलना, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये घटक आके यहां जुड़े, कहां पे? जहां एक्सोन इंट्रोन थे। फिर यहां पर भी कट लगा, यहां कट लगा, इंट्रोन को बाहर कर दिया, इंट्रोन हट गया। इंट्रोन हटने के बाद एक्सोन एक्सोन को चिपका दिया, और जैसे ये एक्सोन एक्सोन यहां पर चिपकेंगे, इंट्रोन हट गया। इसी प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहा। तो क्वेश्चन आता है, स्प्लाइसिंग का मतलब बताओ। इंट्रोन को हटाने की प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कह देते हैं, बात समझ में? और एक कॉम्प्लेक्स काम आता है। क्वेश्चन आता है, स्प्लाइसिंग में आरएनए का योगदान है, बोलो। हाँ बिल्कुल है। कौन सा आरएनए का योगदान है? एसएन आरएनए। क्वेश्चन इसी तरह से पूछेंगे, एसएन आरएनए का योगदान कहां देखा जाता है? तो बताना, स्प्लाइसिंग के अंदर एसएन आरएनए का योगदान होता है। अब बच्चों, ये जो फाइनल आरएनए बना, इस फाइनल आरएनए को आप देखो, 5' पर कैपिंग, वही 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा है, कैपिंग हो चुकी है। 3' एंड पर टेलिंग हो चुकी है, कैपिंग हो चुकी है, टेलिंग हो चुकी है। इसमें कोई इंट्रोन नहीं है, मतलब ये आरएनए पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। और ये जो परिपक्व आरएनए बना, इसी को कहा जाता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो हमने क्या पढ़ा? डीएनए से, याद करो, डीएनए से पहले नंबर पे बनता है एचएन आरएनए। पहले क्या बना? एचएन आरएनए। उस एचएन आरएनए की प्रॉब्लम थी, उसको स्टेबल किया, उसके इंट्रॉन्स को हटाया, तो परिपक्वन के बाद अब बन गया एमआरएनए। तो डीएनए से यूकैरियोट में डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता, डीएनए से पहले एचएन आरएनए बनता है और फिर एमआरएनए का निर्माण होता है। बात समझ में आई? पहले क्या बनेगा? एचएन आरएनए, फिर एमआरएनए बनता है। अब क्वेश्चन इससे घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आता है, कैपिंग की प्रक्रिया डीएनए में होती है। कैपिंग डीएनए में होती है? अरे डीएनए में नहीं, ये कैपिंग कहां हो रही है? आरएनए के अंदर। ये सब आरएनए में हो रहा है। टेलिंग की प्रक्रिया आरएनए में हो रही है, इंट्रोन का हटना आरएनए में। तो जितनी भी ये प्रक्रिया समझाई जा रही है, ये सब आरएनए में हो रही है। अरे डीएनए से तो एचएन आरएनए बन गया, उसके बाद ही तो चेंज हो रहा है। तो ये सब चेंजेस, कैपिंग होना, टेलिंग होना, ये सब कुछ किसके अंदर किया जाता है? आरएनए के अंदर किया जाता है। क्लियर? यहां से अगर क्वेश्चन आए, कर लोगे? क्या क्या क्वेश्चन बनते? कैपिंग कौन से सिरे पर? 5', टेलिंग 3', स्प्लाइसिंग का मतलब इंट्रोन को हटाना। स्प्लाइसिंग में कौन सा आरएनए काम आता है? वेरी गुड, एसएन आरएनए काम आता है। कॉम्प्लेक्स का नाम स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट में मिलेगा या यूकैरियोट? वेरी गुड, ये मिलना केवल यूकैरियोट्स का ही फीचर होगा, यूकैरियोट्स का, क्योंकि प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग होती नहीं है, तो ये मिलता ही नहीं है। ये यूकैरियोट्स मतलब अपनी सेल्स के अंदर पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है, अपनी सेल में स्प्लाइसिंग हो रही है, सेल में कहां पर हो रही है? न्यूक्लियस में हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, कहां? राइबोसोम पे हो रही है, कहां हो रही है स्प्लाइसिंग का काम? तो ये बात हम समझे। नेक्स्ट पॉइंट, स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया यूकैरियोट में हो रही है, लेकिन यूकैरियोट में याद रखना, यूकैरियोट के केंद्रक में होती है। ये यूकैरियोट के बच्चों न्यूक्लियस में की जाती है, स्प्लाइसिंग केंद्रक में होती है। ऐसे समझो, यूकैरियोटिक सेल, वेल डेवलप्ड केंद्रक दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, डीएनए है, इस डीएनए से यहां बना आरएनए। इस आरएनए के अंदर यहां बच्चों एक्सोन भी है, एक्सोन भी है, इंट्रोन भी है। आरएनए का नाम, वेरी गुड, एचएन आरएनए। एचएन आरएनए में से क्या हटाएं? सबको आना चाहिए, एक्सोन या इंट्रोन। वेरी गुड, इंट्रोन हटाते हैं। हटाने की प्रक्रिया का नाम स्प्लाइसिंग, और जैसे स्प्लाइसिंग की इंट्रोन हट गया, ये बन गया एमआरएनए। अब बताओ, ये एमआरएनए बनने का सारा काम न्यूक्लियस में हुआ। सारा काम कहां हुआ? न्यूक्लियस में, यानी स्प्लाइसिंग का काम न्यूक्लियस में किया जाता है। स्प्लाइसिंग को हिंदी में संबंधन कहते हैं, यह काम न्यूक्लियस में होता है। क्लियर? अच्छा, यहां पर एमआरएनए बन गया। अब बच्चों, ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर बताओ क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ये एमआरएनए जाएगा और फिर प्रोटीन बनाएगा। मतलब यहां पर ऐसे राइबोसोम जुड़कर यहां पर ऐसे प्रोटीन बनेगा, यहां प्रोटीन तैयार हो गया। तो खास बात, न्यूक्लियस से एचएन आरएनए बाहर निकलता है या एमआरएनए? बोलो बच्चों, इस न्यूक्लियस से एचएन आरएनए बाहर निकलता है या एमआरएनए? वेरी गुड, न्यूक्लियस से एमआरएनए बाहर निकलता है। आप देख भी रहे हैं, ये एमआरएनए बाहर जा रहा है।
स्प्लाइसिंग का काम कहां हो जाता है? न्यूक्लियस के अंदर ही। क्लियर? तो ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश यूकैरियोटिक जीन स्प्लिट जीन होती है, मतलब हमारे अंदर मैक्सिमम जीन स्प्लिट है। मैक्सिमम जीन के अंदर ऐसे स्प्लाइसिंग करानी पड़ेगी, उनसे बनने वाले आरएनए में स्प्लाइसिंग होती है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद आ गए। इनमें अपवाद आते हैं हिस्टोन प्रोटीन की जीन और इंटरफेरोन की जीन। तो मैक्सिमम यूकैरियोटिक जीन स्प्लिट जीन का उदाहरण है। दो अपवाद है, अपनी सेल में जो हिस्टोन प्रोटीन बनता है, जो इंटरफेरोन्स वायरस से बचाते हैं, इन दोनों की जो जीन्स होती है इनमें स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इन दोनों की जीन स्प्लिट नहीं, इन दोनों की जीन नॉन स्प्लिट होती है। इन दोनों की जीन कैसी होती है? नॉन स्प्लिट, मतलब इसमें केवल एक्सोन एक्सोन होते हैं, इंट्रोन होते नहीं, और इंट्रोन नहीं होती तो स्प्लाइसिंग नहीं करनी पड़ती। ये बात तो हमने कहां पढ़ी? यूकैरियोट। हमारे अंदर ये दो अपवाद है। प्रोकैरियोट में उल्टा है। प्रोकैरियोट के अंदर अधिकांश प्रोकैरियोटिक जीन कैसी है बच्चों? नॉन स्प्लिट, मतलब इस तरह की, इनमें स्प्लाइसिंग करनी नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें भी अपवाद आ गया, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया की खास बात यह होती है कि इसमें स्प्लिट जीन पाई जाती है। इसमें स्प्लिट जीन पाई जाती है, और स्प्लिट जीन पाई जाती है मतलब इसके अंदर स्प्लाइसिंग का काम होता है। यह अपवाद है आर्कीबैक्टीरिया। क्या पढ़ा हमने? प्रोकैरियोट में वैसे स्प्लाइसिंग होती नहीं, लेकिन अपवाद स्वरूप आर्कीबैक्टीरिया में काम होता है। अब मेरा क्वेश्चन, आर्कीबैक्टीरिया आधुनिक बैक्टीरिया है या पुराने टाइप का बैक्टीरिया है? हाँ, प्लांट डाइवर्सिटी में आप पढ़ते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया सबसे पुराने टाइप का बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया है, प्राचीनतम बैक्टीरिया इसको कहा जाता है। इस प्राचीनतम बैक्टीरिया के अंदर स्प्लाइसिंग होती थी, यानी स्प्लाइसिंग का होना कोई आज का फीचर नहीं है। स्प्लाइसिंग कोई आज का फीचर नहीं है, तो पुराने जमाने से चला आ रहा है, आर्कीबैक्टीरिया से चला आ रहा है, यानी ये स्प्लाइसिंग पुराने जीनोम को व्यक्त करता है। तो अंतरापित जीन यानी स्प्लिट जीन का होना जीनोम के प्राचीन रूप को व्यक्त करता है, यानी ये कोई आधुनिक फीचर नहीं है, ये पुराना फीचर होता है। अच्छा, ये पुराना फीचर कहां हो रहा था? आर्कीबैक्टीरिया में। अपनी सेल में भी तो हो रहा है। तो जैसे अपनी सेल में ये स्प्लाइसिंग होती है, हमें आर्कीबैक्टीरिया की याद आने लग जाती है। स्प्लाइसिंग होती, अपनी सेल में स्प्लाइसिंग होती, किसकी याद आती है? आर्कीबैक्टीरिया की याद आती है। यानी स्प्लाइसिंग का होना पुराने जमाने की याद दिलाता है। एनसीईआरटी पढ़ोगे लाइन मिलेगी, स्प्लाइसिंग का होना पुराने जमाने की याद दिलाता है, और पुराना जमाना मतलब आर्कीबैक्टीरिया के जमाने की याद दिलाता है। तो ध्यान रखना, इंट्रोन की उपस्थिति एक प्राचीन लक्षण है, पुराने जमाने की याद दिलाने वाला लक्षण होता है। यह स्प्लाइसिंग आरएनए संसार की प्रभुता को व्यक्त करता है, मतलब धरती पर सबसे पहले आरएनए बना होगा, इस बात की पुष्टि हमें स्प्लाइसिंग से भी होती है। क्योंकि पुराने जमाने में भी पहली बार जब हुई होगी स्प्लाइसिंग, उस टाइम पे भी चल रही होगी, तो उस टाइम से स्प्लाइसिंग चली आ रही है। और स्प्लाइसिंग किस में होती है? आरएनए में। तो यह आरएनए संसार की प्रभुता को व्यक्त करता है कि धरती पर पहले आरएनए बना होगा। क्लियर? तो जितनी बातें यहां पर ये समझाई गई, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी के पॉइंट है, ये याद रखना है। स्प्लाइसिंग अपनी सेल में कहां होती है? वेरी गुड, केंद्रक में होती है, न्यूक्लियस में होती है। अधिकांश जीन स्प्लिट है, अपवाद ये दोनों। प्रोकैरियोट में उल्टा होता है, वहां अपवाद आर्कीबैक्टीरिया है, और यह एक प्राचीन लक्षण है, क्योंकि ये आर्कीबैक्टीरिया के जमाने से चला आ रहा है। और यह भी याद रखना, संबंधन आरएनए संसार की प्रभुता को व्यक्त करता है, मतलब इससे हम आरएनए वर्ड को आसानी से समझा सकते हैं। अब बात आती है आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, आरएनए का संसार। आरएनए वर्ल्ड, आरएनए संसार क्या होता है, इसी को हम समझते हैं। आरएनए वर्ल्ड, आरएनए संसार क्या चीज है? अगर हम डीएनए और आरएनए दोनों की तुलना करें, दोनों को कंपेयर करें, कौन ज्यादा कार्य कर सकता है, ये हम चेक करते हैं। यहां बच्चों आरएनए है और ये डीएनए। अब दोनों के कार्य कंपेयर करें। आरएनए का कार्य एंजाइम की तरह, हमने पढ़ा था, एक बहुत अच्छा एग्जांपल सिखा था, 23S आरएनए एंजाइम का कार्य करता है, और यही एंजाइम फिर सेल की मेटाबॉलिज्म में कार्य करते हैं। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, आरएनए उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में योगदान देते हैं। क्यों योगदान देते हैं? क्योंकि ये एंजाइम की तरह कार्य कर सकते हैं। कुछ आरएनए करते ही है, 23S इसका बहुत बढ़िया उदाहरण था। आरएनए का सेकंड काम ये होता है कि ये संबंधन मतलब, हाँ बोलो क्या कहेंगे इसको, स्प्लाइसिंग में रोल होता है। और एक आरएनए पढ़ा था हमने, एसएनआरएनए। एसएनआरएनए स्प्लाइसिंग कराती है। आरएनए का एक और फायदा होता है, ये अनुकूलक होता है। अनुकूलक इंग्लिश में कहें तो इसे हम
एडाप्टर भी कह सकते हैं, जैसे टीआरएनए एडाप्टर आरएनए होता है, अनुकूलक आरएनए होता है। राइबोसोम की संरचना बनाता है, कौन सा वाला? वेरी गुड, आरआरएनए। इसी तरह से प्रोटीन बनाते हैं, एमआरएनए पर मैसेज है प्रोटीन बनाने का। अच्छा, आरएनए से आरएनए बनता है, यस बनता है कुछ वायरस के अंदर। आरएनए से डीएनए भी बनता है। एक प्रक्रिया हम पढ़ते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, वहां आरएनए से डीएनए का निर्माण हो जाता है। यह भी वायरस में होता है कि वायरस में आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। तो आप देखो आरएनए कई कार्य कर सकता है। आरएनए क्या क्या काम कर सकता है? एंजाइम का काम, स्प्लाइसिंग का काम, एडाप्टर, राइबोसोम की संरचना, प्रोटीन बनाने में आरएनए से आरएनए बनता है, डीएनए बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। अब डीएनए पर ये बातें अप्लाई करें कि डीएनए इनमें से क्या क्या कर सकता है। डीएनए पर अप्लाई करें। डीएनए एंजाइम का काम नहीं करता, स्प्लाइसिंग नहीं करता, एडाप्टर नहीं करता, राइबोसोम नहीं बनाता, इवन डायरेक्ट प्रोटीन भी नहीं बनाता। डीएनए को अगर प्रोटीन बनाना है तो आरएनए पर निर्भर है। डीएनए हां एक काम जरूर करता है, आरएनए बना सकता है, और इस डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। दोनों के कंपैरिजन पे आपको पता चला कि आरएनए तो कई कार्य कर रहा है लेकिन डीएनए इतने कार्य नहीं कर पाता। तो मुझे बताओ कौन ज्यादा कार्य करने में सक्षम है? वेरी गुड, आरएनए ज्यादा कार्य करने में सक्षम है। यह बहुत सारे कार्य करता है। यह अपनी कॉपी खुद बनाता है, प्रोटीन बनाता है, सेल की मेटाबॉलिज्म कर सकता है, हर तरह के कार्य करने में सक्षम है। इसीलिए जब यह सब काम कर सकता था तो धरती पर जब पहली बार कोशिकाएं बन रही होगी, सेल्स बन रही होगी, तो धरती पर दो तरह के ऑप्शन थे कि पहले आरएनए को बनाएं या डीएनए को बनाएं। अब बताओ, आरएनए जब इतने सारे कार्य करने में सक्षम है तो धरती पर उस टाइम सबसे पहले आरएनए को ही बनाया गया होगा, क्योंकि उस टाइम इतने बायोमोलिक्यूल तो थे नहीं, इतने अणु तो थे नहीं, कम अणुओं से सारे काम कराने थे, और आरएनए इसमें सक्षम है। आरएनए सारे तरह के कार्य कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है, मेटाबॉलिज्म करा सकता है, सब काम कर सकता है। तो क्यों न धरती पर पहले इसे बनाया जाए? तो इसीलिए कहा जाता है कि आरएनए धरती पर प्रथम आनुवंशिक पदार्थ था। यही धरती पर सबसे पहले बना था। डीएनए बाद में आया, पहले क्या बना था? आरएनए बना था। अच्छा, अगर हम पुराने जमाने की कोशिकाएं देखें, पुराने समय की कोशिकाएं, ये बच्चों पुराने समय की कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये पुराने समय की कोशिका। अब मुझे बताओ, पहली बार जब सेल्स बन रही होगी तो इन सेल्स में डीएनए बनाया होगा या आरएनए? जवाब दो। डीएनए बना होगा, आरएनए? यस, इन सेल्स के अंदर बना होगा आरएनए। क्यों? सारे कार्य कर रहा है, सक्षम है। अच्छा, इस सेल में आरएनए, इस सेल में आरएनए। पुराने जमाने की जितनी भी कोशिकाएं थी, जब विकास हो रहा था तो सारी कोशिकाओं में आरएनए आरएनए था, डीएनए का नाम ही नहीं था। मतलब पुराने जमाने के संसार में केवल और केवल आरएनए आरएनए हुआ करता था, डीएनए तो था ही नहीं। तो पुराने जमाने के संसार को नाम दिया गया आरएनए संसार। क्यों कहा आरएनए संसार? समझ में आया बेटे? क्योंकि पुराने जमाने पे हर कोशिका में आरएनए आरएनए मिलता था। और आरएनए ही क्यों मिलता था? क्योंकि सब काम कर सकता था। तो उस टाइम पे सब जगह आरएनए आरएनए बन गया। अब बच्चों, सेल को भी मजा आ रहा है क्योंकि सारा काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे सेल को इस आरएनए की एक प्रॉब्लम पता चली। क्या पता चली? कि ये जल्दी टूट जाता है। अगर ये जल्दी टूट जाता है तो सूचना लंबे टाइम तक जीत नहीं रख सकते, स्टोर नहीं रख सकते। तो फिर सेल ने सोचा कि इनकी सूचना को, आनुवांशिक सूचना को लंबे समय तक संचित रखना है तो फिर कोई ना कोई स्टेबल चीज बनानी पड़ेगी। यानी स्टेबिलिटी की बात आ गई। और स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फिर इस आरएनए से विकास हुआ डीएनए का। आरएनए से फिर क्या बनाए गए? डीएनए। ये डीएनए बाद में बनाए गए। और डीएनए क्यों बनाए गए? डीएनए बनाने का मेन उद्देश्य ये था क्योंकि ये स्टेबल है, लंबे समय तक इसमें सूचना को स्टोर किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है। तो एक मजबूरी आई और उस मजबूरी के चलते डीएनए का विकास हुआ। और डीएनए बनाते टाइम दो चेंज किए। एक तो इस राइबोस की शुगर को, याद है ना आरएनए की शुगर, राइबोस को हटा के डीऑक्सीराइबोस किया गया, और दूसरा यूरेसिल को हटा के इसमें थाइमिन लाया गया ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो फिर आरएनए को परिवर्तित करके डीएनए बनाया गया। अगर बच्चों मैं आज के टाइम पर आपसे पूछूं, यह बात आती है वर्तमान समय की, आज के टाइम पर कोशिका में डीएनए है या आरएनए है? बताओ। यस, आज के टाइम पे बात करें तो दोनों ही है। एक क्वेश्चन बनता है, जब आज के टाइम पे स्टेबल चीज डीएनए आ चुकी है तो फिर आरएनए को उड़ा देना चाहिए था आज के टाइम पे? यस, आज के टाइम पे भी आरएनए तो सारे काम कर रहे हैं।
अरे आज के टाइम पे भी ये प्रोटीन का बनना, मेटाबॉलिज्म कराना, ये सब काम आरएनए तो कर रहा है, राइबोसोम बनाना। तो ध्यान रखो, आज के टाइम पे भी आरएनए का होना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे भी कार्य तो सब आरएनए ही कर रहा है। बस आज के टाइम पे डीएनए को क्यों रखा गया? यस, डीएनए को इसलिए रखा गया क्योंकि ये स्टेबल है, और स्टेबल है, लंबे समय तक सूचना रखी जा सकती है। तो ये आज के टाइम का बस मेन जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए की एक खास बात आती है, डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है क्योंकि ये स्टेबल होता है। एक और बात हमने क्या पढ़ी, आरएनए से किसका विकास हुआ? डीएनए का। तो यह भी ध्यान रखना, आरएनए से ही डीएनए का उद्विकास हुआ। और आरएनए से डीएनए क्यों बनाया गया? तो एक मजबूरी थी, स्टेबिलिटी। उस मजबूरी के चलते ही आरएनए से डीएनए को डेवलप किया गया। अगर ये स्टेबिलिटी का चक्कर नहीं होता तो हो सकता है आज भी बस आरएनए नहीं होता बेटे। बस इस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आरएनए से फिर डीएनए का निर्माण किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे हो, किससे किसका विकास हुआ? तो क्या आंसर देना है? आरएनए से डीएनए का विकास हुआ। धरती पर पहले आरएनए आया या डीएनए आया? हां, धरती पर पहले आरएनए आया। और कैसे पता चल गया कि आरएनए आया? क्योंकि यह सारे काम करने में सक्षम था, इसीलिए धरती पर सबसे पहले आरएनए को बनाया गया। यह तो मजबूरी के चलते फिर डीएनए आया। तो हमने आरएनए संसार में यही पढ़ा कि पुराने समय की कोशिकाओं में आरएनए मिलता था, तो ऐसे संसार को नाम दिया गया आरएनए संसार। क्लियर बच्चों? जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कूट क्या होता है, इसके बारे में बच्चों अब हम समझेंगे। जेनेटिक कोड शब्द ये जॉर्ज गेमो साइंटिस्ट ने दिया था। जॉर्ज गेमो साइंटिस्ट ने जेनेटिक कोड शब्द दिया था। इसकी खोज का श्रेय 3 साइंटिस्ट को गया है, निरेनबर्ग, मैथाई एंड खुराना। निरेनबर्ग, मैथाई, खुराना साहब ने इसकी खोज की थी। बात आती है जेनेटिक कोड होता क्या है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना होता है। जितने भी प्रोटीन हम जानते हैं सब अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अब अमाइनो एसिड में उनका क्रम कैसे आता होगा कि पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, उनका क्रम कैसे निर्धारण किया जाए, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। हम सभी ये जानते हैं कि मान लीजिए बच्चों, डीएनए के हमारे पास एक स्ट्रैंड है। अब मैं आपसे कहूँ कि डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड लिखो, तो डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड लिखना बड़ा आसान है। अगर यहाँ ए है पुरानी स्ट्रैंड में, तो यहाँ आ जाएगा टी। अगर टी है तो ए, सब लिख सकते हैं, बड़ा आसान है। जी है तो सी, सी है तो जी। मतलब डीएनए से डीएनए को लिखना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि पूरकता का नियम चलता है। आप जानते हैं ए का पूरक टी होता है, जी का पूरक सी होता है। तो पूरकता के आधार पर हम कह सकते हैं कि डीएनए से डीएनए लिखना आसान रहेगा। इसी तरह से बच्चों, डीएनए से आरएनए लिखना भी आसान है। जैसे ये डीएनए है, अब आपसे कहा जाए आरएनए लिखो, तो आरएनए आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। ए है तो उसका पूरक यू आ जाएगा, इतना फर्क होगा। टी है तो उसका पूरक ए, जी है तो सी, सी है तो जी। तो यहां पर ऐसे पूरकता का क्रम चलेगा। तो मुझे बताओ, डीएनए से डीएनए लिखना आसान है, डीएनए से आरएनए लिखना आसान है। क्यों? क्योंकि पूरकता का सिद्धांत है। अब खास बात, ये बच्चों यहां पर डीएनए है, सॉरी यहां पर ये आरएनए है। अब इस आरएनए से यहां पे प्रोटीन बनाना है, आरएनए से प्रोटीन बनाना है। अब बताओ, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड आएंगे। अब यहां पर अमाइनो एसिड कौन सा आएगा, इनको देखते जाओ, नाइट्रोजन बेस को देखते जाओ और बताते जाओ कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा। यहां बच्चों लिखने में पसीना आ जाएगा, क्योंकि यहां पर पूरकता जैसा कोई संबंध नहीं है कि यहां पर कौन से अमीनो एसिड आएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि यह अमीनो एसिड कौन सा है, ये कौन सा है। मतलब आरएनए के नाइट्रोजन बेस और प्रोटीन के अमाइनो एसिड लिखने में बहुत दिक्कत आती है। और दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि पूरकता जैसा कोई संबंध नहीं होता। डीएनए से डीएनए लिखना आसान था, आरएनए लिखना आसान था, लेकिन आरएनए से प्रोटीन लिखने में परेशानी आती है। और परेशानी इसीलिए आती है क्योंकि पूरकता जैसा कोई यहां पे क्रम नहीं चलता। लेकिन एक बात तो फिक्स है कि अगर इस आरएनए में यहां पर कोई चेंज कर दे, आरएनए में चेंज कर दे, तो इस प्रोटीन में चेंज आ जाता है। आरएनए में चेंज करते ही प्रोटीन में चेंज आ जाता है। ऐसे साइंटिस्ट लोगों के पास कई सारे एविडेंस है, कई सारे प्रमाण है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण थे कि आरएनए चेंज करते प्रोटीन में चेंज आ जाता है। इसका मतलब इन आरएनए और प्रोटीन में कुछ न कुछ कनेक्शन तो है, चाहे वो डायरेक्ट नहीं है, कुछ इनडायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन है जरूर। और ये आरएनए और प्रोटीन का जो कनेक्शन होता है, इसी कनेक्शन को कहा जाता है जेनेटिक कोड। मतलब आरएनए प्रोटीन का संबंध यही जेनेटिक कोड है, जो कि एक इनडायरेक्ट संबंध होता है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट यहां रिलेशन होता है। क्लियर? आपको समझाने के लिए बच्चों यहां पर मैंने कोडोन क्या होता है इसकी परिभाषा लिखी। तो कोडोन एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम है जो किसी
विशिष्ट अमीनो अम्लों का कूट लेखन करता है। कोडोन से किसी अमाइनो एसिड को कोड किया जाता है। सेम में से एक वर्ड आता है आनुवंशिक कूट, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का मतलब होता है एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम जिससे संपूर्ण पॉलीपेप्टाइड का कोड हो जाए, उसे हम जेनेटिक कोड कह सकते हैं। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, डायग्राम से समझते हैं। समझाने के लिए एमआरएनए बनाया, इस एमआरएनए पर यह नाइट्रोजन बेस है एयूजी। अच्छा, इन 3 नाइट्रोजन बेस को मिला के क्या कहते हैं? हाँ, सबको आना चाहिए। 3 को मिला के कोडोन। एयूजी एक कोडोन है और इस कोडोन का काम होता है अमीनो अम्लों का कूट लेखन करना। अब आप बताना, जब यहां प्रोटीन बनेगा तो बताओ कौन सा अमीनो एसिड आएगा? कुछ आइडिया हमने दिया भी था। अगर यहां एयूजी है तो यहां पर जो अमीनो एसिड आएगा मिथ्योनिन आ जाएगा। तो मुझे बताओ, कोडोन का काम एक अमीनो एसिड को कोड करना, यही हमने लिखा। कोडोन का काम विशिष्ट अमीनो अम्लों का कूट लेखन करना, उसको डिसाइड करना। अगला यहां पर कोडोन लिया जीजीजी, तो इससे एक विशिष्ट अमीनो एसिड आ जाता है ग्लाइसिन, यही आता है। तो एक कोडोन से एक अमीनो एसिड आता है, फिर इस कोडोन से एक अमीनो एसिड आ जाएगा, एक कोडोन से एक अमीनो एसिड आता है। इसी तरह से ये कोडोन है तो एक अमीनो एसिड आ जाएगा, ये कोडोन है तो एक अमीनो एसिड आ जाएगा, यहां पर भी अमीनो एसिड आ जाएगा। तो बताओ, कोडोन का काम कितने अमीनो एसिड को कोड करना है? एक को। अच्छा, ऐसे जब बहुत सारे अमीनो एसिड आ जाएंगे तो यही अमीनो एसिड जुड़ेंगे और जुड़कर यहां बन जाएगा प्रोटीन, जिसको हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बात बताओ, कोडोन एक होते हैं बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे कोडोन हैं, ऐसे हम बनाते जाए तो कई कोडोन बनेंगे, और ये जो बहुत सारे कोडोन है इन्हीं को मिला के कहा जाता है जेनेटिक कोड। बात सुनना, ये अकेला था तो कोडोन, अकेला था तो कोडोन, कई सारे कोडोन मिल जाए तो इन्हीं को मिला के कहा जाता है जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड। इन्हीं को आनुवंशिक कोड कहते हैं। अब बताना, एक कोडोन से एक अमीनो एसिड आया, दूसरे से दूसरा, तो इन सारे कोडोन से मिलकर, इन सबसे मिलकर तो ये पूरी चेन आ गई। अरे सबसे मिलकर तो पूरी चेन बन गई। तो हमने क्या सीखा? इस आनुवंशिक कोड से, जेनेटिक कोड से पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्धारण होता है। आनुवंशिक कोड से पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्धारण किया जाता है। तो इतना ध्यान रखना, कोडोन का काम तो होता है अमीनो अम्ल को कोड करना, लेकिन जेनेटिक कोड का काम होता है संपूर्ण पॉलीपेप्टाइड को कोड करना। बात समझ में? एक बार फिर सुन लो, कोडोन का काम एक अमीनो एसिड को कोड करना, बहुत सारे कोडोन को मिला के जेनेटिक कोड, और इन सब से मिलकर फाइनली पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को यहां पर कोड किया जाता है। अब बच्चों के दिमाग में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बनता है, एक कोडोन के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? हाँ, सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। एक कोडोन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। क्वेश्चन 3 ही क्यों होते हैं? मेन क्वेश्चन तो यही है कि एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस ही क्यों होते हैं? ये हम जानते थे कि 3 होते हैं, लेकिन 3 ही क्यों होते? यहां 4 क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते, 1 क्यों नहीं होता, 2 क्यों नहीं होते, 3 ही क्यों होते? यह बात प्रूव करना बायोलॉजी की सबसे टफ डिस्कवरी में से एक बताई गई है। एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस है, कहना बहुत आसान है कि एक में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना यह सबसे बड़ा चैलेंज था। इस बात को समझाने के लिए कई तरह के साइंटिस्ट का योगदान रहा है। इसमें बायोलॉजिस्ट का तो रोल रही था, फिजिक्स के साइंटिस्ट, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट, हर तरह के साइंटिस्ट लोगों का इसमें रोल रहा है, और इन्होंने मिलकर फिर यह डिसाइड किया था, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर, कि एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस होंगे, एक में 3 ही होंगे। इसका आइडिया देने वाले साइंटिस्ट जॉर्ज गेमो थे। जॉर्ज गेमो कोई बायोलॉजिस्ट नहीं है, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। अच्छा, गेमो साहब ने अपने मैथमेटिक्स का नॉलेज यूज किया, मैथमेटिक्स अप्लाई की, और मैथमेटिक्स अप्लाई करके उन्होंने बताया कि एक कोडोन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। गेमो साहब ने इस चीज को कैसे समझाया होगा, उस तरह की मैथमेटिक्स हम भी अप्लाई करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से इस मैथमेटिक्स को समझिएगा। ट्रिपलेट होते हैं, मतलब एक कोडोन में 3 होता है, इसका आइडिया गेमो द्वारा दिया गया। गेमो साहब ने क्या चैलेंज दिया? गेमो साहब ने चैलेंज ये लिया कि नाइट्रोजन बेस तो है 4, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यही 4 है, और अमाइनो एसिड होते हैं 20। टारगेट क्या है? 4 नाइट्रोजन बेस को मिलकर सारे 20 अमाइनो एसिड को कोड करना, यह चैलेंज है। अब यह कैसे होता है? तो इसके लिए हम यहां पर एक कंसेप्ट लेते हैं सिंगलेट का। यह गेमो साहब ने सिखाया था कि हम सबसे पहले सिंगलेट का कंसेप्ट ले। सिंगलेट का मतलब होता है एक नाइट्रोजन बेस एक अमीनो अम्लों का कूट लेखन करें तो उसे हम सिंगलेट कह देते हैं।
इसे बच्चों आप ऐसे समझिएगा, समझाने के लिए नाइट्रोजन बेस बनाए, जैसे एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। mRNA में 4 ही है, ए, यू, सी, जी। हाँ, फिर ए आ जाए, फिर जी आ जाए, आने में तो कई आ सकते हैं, बार बार बस रिपीट होते जाएंगे। होंगे तो ये 4 टाइप। अरे नाइट्रोजन बेस तो 4 ही है। अब इस एक नाइट्रोजन बेस से एक अमीनो एसिड आए, एक से एक अमीनो एसिड आए तो उसको सिंगलेट कहा जाता है। सिंगलेट का मतलब एक बार फिर बोलो, एक नाइट्रोजन बेस से एक अमीनो एसिड का निर्धारण करना, यह सिंगलेट कहलाता है। मान लीजिए ये नाइट्रोजन बेस एक है, इससे ये एक अमीनो एसिड आ गया। ऐसा होता नहीं है, सिखाने के लिए बस कि एक से एक आ गया। मान लीजिए इससे एक आ गया, इससे एक आ गया, एक से कितना आ रहा है, एक। ऐसा होता नहीं, सिखाने के लिए। अगर बच्चों इन एक से एक आता गया, यू से ये आ गया, जी से ये आ गया, सी से ये आ गया, कितने अमीनो एसिड आ गए, 4 आ गए। अच्छा, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, तो फिर तो ये मिथ्योनिन को लाएगा। अरे वही है तो वही लाएगा। तो फिर अगर ये 4 नाइट्रोजन बेस आएंगे तो अमीनो एसिड भी तो हर बार ये 4 ही आते जाएंगे। अरे 4 नाइट्रोजन बेस है तो अमीनो एसिड भी हर बार 4 आएंगे। तो इसका मतलब सिंगलेट का कंसेप्ट लेते हैं तो केवल 1, 2, 3 और ये 4 अमीनो एसिड कोड होंगे। बाकी इन 20 में से 16 का क्या होगा? अरे ये 4 ही कोड होंगे तो 16 का क्या होगा? यानी अगर सिंगलेट का कंसेप्ट लेते हैं तो कुल कोडोन, यहां पे हम बनाएंगे कुल कोडोन। कैसे लिखेंगे? 4 की पावर 1। 4 तो नाइट्रोजन बेस है, पावर में 1 क्यों लिखा? क्योंकि 1 से 1 आ रहा है, 1 से 1 आ रहा है, तो 4 की पावर 1 सिंगलेट लिया। अच्छा, कुल अमाइनो एसिड कितने कोड हुए? 4। ये 4 हुए। अरे तो रिपीट हो रहा है, मिथ्योनिन तो वापस आ गया, रिपीट हो रहा है। 4 कोड हुए तो शेष अमीनो अम्ल यहां पर अभी भी 16 है। कितने बच गए? 16। तो बताओ 20 में से केवल अभी भी 16 बचे हुए, केवल 4 कोड हुए, अभी भी 16 बचे हुए। मतलब यह कंसेप्ट गलत है, क्योंकि हमें 20 के 20 कोड करना है, यहां पर हमें 16 बचे हुए, मतलब यह कंसेप्ट पूरी तरह से गलत है। तो हम कहेंगे सिंगलेट गलत है। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें 16 अमीनो एसिड बच जाते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें सबके सब कोड कराना है, क्योंकि प्रोटीन में तो सारे 20 आएंगे। तो इसका मतलब यह तो गलत हुआ। अब इससे आगे का कंसेप्ट लेते हैं। सिंगलेट गलत हो गया, तो अब इससे आगे का कंसेप्ट लेते हैं, वो लेते हैं डबलेट। डबलेट का मतलब 2 नाइट्रोजन बेस मिलकर, दो नाइट्रोजन बेस मिलकर यहां पर एक अमीनो एसिड का कोड करें। 2 नाइट्रोजन बेस से एक अमीनो एसिड का कूट लेखन हो तो उसको कहा जाता है डबलेट। जैसे बच्चों यहां पर इसको आप ऐसे समझिएगा, समझाने के लिए यहां पर ले लिया 2 नाइट्रोजन बेस, इन 2 नाइट्रोजन बेस से यहां एक अमीनो एसिड आए, 2 से 1 आए, ऐसे समझो। इन 2 ने मिलकर 1 को कोड किया। कितने नाइट्रोजन बेस? 2 ने मिलकर 1 को कोड किया। इसी तरह से इन 2 ने मिलकर 1 को कोड किया, इन 2 ने मिलकर 1 को कोड किया। यानी यहां पर 2 ने मिलकर 1 को कोड किया, तो इन 2 को मिला के कह देंगे डबलेट। डबलेट का मतलब 2 नाइट्रोजन बेस यहां पर एक अमीनो एसिड को कोड करे तो उसे डबलेट कहा जाता है। 2 मिलकर 1 को कोड करे तो उसे डबलेट कहा जाता है। क्लियर? अब अगर डबलेट लेते हैं तो बताओ यहां पर 4 की पावर में कितना लगाए? 2-2 के पेट जोड़े बना रहे, तो 4 की पावर 2 कर दो। अरे नाइट्रोजन बेस तो ये 4 की पावर 2 मतलब 16। अगर ऐसे 2-2 के जोड़े बनाते जाए तो ये टोटल 16 बनेंगे। तो इससे 16 अमीनो एसिड कोड होंगे, 16 से 16 कोड हो जाएंगे, 4 अभी भी बच जाएंगे। यानी जितने अमीनो एसिड कोड होंगे वो 16 होंगे, शेष अमीनो एसिड अभी भी 4 है। बताइए क्या सारे 20 कोड हो गए? सारे 20 कोड नहीं हुए, 4 अभी भी बचे हुए। मतलब यह कंसेप्ट भी गलत है। सिंगलेट भी गलत था, डबलेट भी गलत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सिंगलेट गलत क्यों है? रीजन बताओ। हां, सिंगलेट गलत इसलिए था क्योंकि 16 बचे हुए थे। डबलेट गलत क्यों है? क्योंकि 4 बचे हुए। इसमें 16 बचे हुए थे, इसमें 4 बचे हुए थे, मतलब ये दोनों ही गलत है। अच्छा, सिंगलेट डबलेट के बाद अब चलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब बोलो, 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर अगर किसी एक अमीनो एसिड को कोड करे, 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमीनो एसिड का कोड करे तो उसे ट्रिपलेट कहा जाता है। 3 से 1 आ जाए तो उसे हम क्या नाम दे देंगे? ट्रिपलेट। यानी यहां पर इन 3 से केवल एक अमीनो एसिड कोड होना चाहिए, 3 से 1 का कोड होना यह ट्रिपलेट होता है। समझाने के लिए यहां पर बनाते 3 नाइट्रोजन बेस ले और इससे एक अमीनो एसिड आ जाए, ऐसे बनाओ। इन 3 का जोड़ा बनाओ और एक अमीनो एसिड को लाओ, जैसे मिथ्योनिन आ गया। 3 कौन से थे? AUG, मिथ्योनिन आ गया। इसी तरह से फिर 3 ने मिलकर ग्लाइसिन को कोड कर दिया,
फिर 3 ने मिलकर फिनाइलिन को कोट कर दिया। एक अमाइनो एसिड के लिए कितने नाइट्रोजन बेस काम आए? 3 काम आए। उसी को क्या कह देंगे? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3 से 1 का आना। अगर हम ऐसे 3 के जोड़े बनाए, अब आप लिखना 4 की पावर कितनी? वेरी गुड, 4 की पावर 3, टोटल 64। अरे यही होंगे। अब बताओ कोडोन कितने हैं? 64, 64। कोडोन अगर 64 है तो ये 20 अमाइनो एसिड को तो आसानी से कोड कर लेंगे। अरे ये 64 है तो 20 को तो कोड कर लेंगे, और 20 को कोड कर लेंगे तो बचे हुए अमीनो अम्लों की संख्या 0 हो जाएगी। अरे 20 ही कोड हो गए तो 0 हो जाएंगे। अब बताओ कितने अमीनो एसिड यहां बचे? एक भी नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कंसेप्ट सही है। तो बताओ सिंगलेट सही, डबलेट सही या ट्रिपलेट? हां, ट्रिपलेट सही है क्योंकि इसमें एक भी अमीनो एसिड नहीं बचा। मुझे बताओ सिंगलेट गलत क्यों था? वेरी गुड, 16 बच गए थे। डबलेट गलत क्यों था? 4 बच गए थे। बचना एक भी अमीनो एसिड नहीं चाहिए, सारे के सारे 20 कोड होना चाहिए, और यहां 20 के 20 कोड हो गए, बचे हुए की संख्या 0 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्रिपलेट सही है। यह बात गेमो ने समझाई। गेमो साहब ने ऐसे मैथमेटिकली समझा दिया कि ट्रिपलेट ही सही होता है, सिंगलेट डबलेट सब गलत होता है। कौन समझा रहे? गेमो साहब। गेमो साहब ने अब सब साइंटिस्ट को समझाना चालू कर दिया कि मैंने मैथमेटिकली बता दिया कि ट्रिपलेट ही सही है। सबको कहने लगे कि ट्रिपलेट ही सही होते। गेमो साहब से कुछ बायोलॉजिस्ट मिले और उनसे पूछा गया, उनसे कहा गया कि आपने ट्रिपलेट लिया, हम क्या करते हैं, एक कोडोन और आगे चलते हैं, यानी टेट्राप्लेट लेते हैं। टेट्राप्लेट का मतलब होता है 4 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करे। 4 से 1 आए। अगर 4 से 1 आए तो यहां पे 4 की पावर 4 होगी। 4 की पावर 4 होगी, टोटल कितने आ जाएंगे? 256। अरे 4 की पावर 4, 256। अब बताओ 256 हो गए तो ये भी तो 20 को कोड कर सकते हैं। बचे हुए की संख्या यहां पर 0, यहां 0 है, इसमें भी सारे कोड हो गए, 20 के 20 कोड हो गए, तो ये भी तो सही हो गया। अरे ट्रिपलेट भी सही है तो इस तरह से तो टेट्राप्लेट भी सही होगा। पेंटाप्लेट, हेक्साप्लेट हो तो सभी सही होंगे। तो गेमो साहब से यही कहा गया कि हम कैसे मान ले कि ट्रिपलेट ही सही है। अरे ये तो टेट्राप्लेट भी सही हो सकता है, पेंटाप्लेट, हेक्साप्लेट, ये तो कुछ भी सही हो सकता है, कैसे माने कि ट्रिपलेट ही सही है? गेमो साहब से कहा गया कि आप यहां पर ये मैथमेटिक्स बंद करो और इसको बायोलॉजिकल तरीके से, मतलब प्रैक्टिकली इसको प्रूव करके बताओ। मैथमेटिक्स से मत समझाओ, प्रैक्टिकली इसको समझाओ। आप जो ये मैथमेटिक्स समझा रहे हैं ये बायोलॉजी में नहीं चलेगी, प्रैक्टिकली इसको प्रूव करके बताओ। गेमो साहब से जब इसका प्रैक्टिकल प्रूफ मांगा गया तो गेमो साहब इसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं दे पाए। गेमो साहब प्रैक्टिकल प्रूफ दे ही नहीं पाए थे। अच्छा, जब प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं दे पाए तो गेमो साहब की बात तो यहीं खत्म हो गई। बात आती है फिर इसका प्रैक्टिकल प्रूफ किसने दिया? तो इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए अब 3 साइंटिस्ट आते हैं। वो 3 साइंटिस्ट है निरेनबर्ग, मथाई, खुराना, और इन्होंने ही जेनेटिक कोड की खोज की थी। हां, आइडिया गेमो ने दिया था लेकिन गेमो इसको प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं दे पाए। हां, हम ये कह सकते हैं गेमो साहब ने जो आइडिया मैथमेटिकली दिया था, आइडिया तो इनका सही था लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं दे पाए। और बायोलॉजी तो हर चीज का प्रूफ मांगती है, प्रूफ तो बनता है। तो गेमो साहब इसका प्रूफ नहीं दे पाए और इसी के प्रूफ को देने के लिए अब साइंटिस्ट आए निरेनबर्ग, मथाई और खुराना साहब। पहले निरेनबर्ग एंड मथाई की बात समझे। निरेनबर्ग, मथाई ने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने बच्चों कोशिका स्वतंत्र तंत्र, मतलब सेल फ्री सिस्टम, और अच्छे से इसको लिखो तो इसे मैं लिख सकता हूं इन विट्रो। क्या लिखेंगे बच्चों? इन विट्रो। इन विट्रो तंत्र में प्रोटीन संश्लेषण कराया। बिना कोशिका के इन्होंने प्रोटीन का संश्लेषण किया, सेल में नहीं, टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने एक तरह से प्रोटीन बनाया जिसको हम इन विट्रो कह सकते हैं। एनसीईआरटी में इसी तरह के शब्द लिखे हैं, कोशिका स्वतंत्र तंत्र मतलब इन विट्रो। इसके लिए बच्चों इन्होंने पहले तो आरएनए का निर्माण किया, वो भी आर्टिफिशियल आरएनए। इन्होंने आर्टिफिशियल आरएनए बनाया। कैसे? इसके लिए इन्होंने एक एंजाइम का यूज किया, सीवेरोखा एंजाइम। निरेनबर्ग, मथाई ने सीवेरोखा एंजाइम यूज किया। अच्छा, सीवेरोखा एंजाइम, इसका दूसरा नाम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज की खास बात यह होती है कि यह आरएनए का संश्लेषण करता है। यह आरएनए का संश्लेषण करता है, यह एक एंजाइम है। सीवेरोखा एक एंजाइम जो आरएनए बनाता है। तो इन्होंने इस एंजाइम की मदद से सबसे पहले आरएनए बनाया। अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है? यह एंजाइम आरएनए बनाता है डीएनए टेम्पलेट के बिना।
बिना डीएनए टेम्पलेट के आरएनए बना देता है। अभी तक हम क्या पढ़ के आए, डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन इसकी क्या खास बात थी, बिना डीएनए के ये आरएनए बना सकता था। ये इसकी खास बात है, इस एंजाइम की खास बात है। एंजाइम का नाम सीवेरो-ओखा एंजाइम। तो ये बिना डीएनए के ही आरएनए बना देता था। अच्छा, कैसे बनाता है इसके बारे में हम समझे। इन्होंने बच्चों टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले ये यूरेसिल के मॉलिक्यूल लिए, समझाने के लिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 ले लिए, ऐसे 6 ले लिए। अब इन यूरेसिल के मॉलिक्यूल की चेन बनानी है, भाई इनकी चेन बनानी थी। तो चेन बनाने के लिए इसके अंदर एंजाइम डाला गया, नाम बोलो, सीवेरो-ओखा एंजाइम। और ये सीवेरो-ओखा एंजाइम क्या करता है, इन सबको आपस में जोड़ता है और जोड़कर यहां पर ये आरएनए की चेन तैयार करता है। अब मुझे बताओ, इस आरएनए बनाने के लिए कौन सा डीएनए काम आया। यहां पर बच्चों किसी भी डीएनए की हेल्प नहीं ली गई, बिना डीएनए के आरएनए तैयार। और ये आरएनए तैयार करने वाला एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, सीवेरो-ओखा एंजाइम। क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे, बिना डीएनए के कौन सा एंजाइम आरएनए बना सकता है, सीवेरो-ओखा एंजाइम। क्लियर। अच्छा, ये आरएनए यहां तैयार हुआ। ये सब काम कौन कर रहे हैं, नीरेनबर्ग और मथाई। इन्होंने सबसे पहले से आर्टिफिशियल आरएनए बना लिया। ये आर्टिफिशियल है, सेल के अंदर नहीं था, सब बाहर हो रहा है। अब इन्होंने इस ट्यूब के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की सारी आवश्यक चीजें डाली। क्या क्या, इसके अंदर सारे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल डाले। मतलब यहां पर मिथ्योनिन को डाला गया, यहां पर ग्लाइसिन को डाला गया, फिनाइल एलेनिन, सेरिन, सारे 20 अमीनो एसिड डाले गए। इसके अलावा यहां पर टीआरएनए डाले गए, राइबोसोम को डाला गया। प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक चीजें सब इसमें डाल दी। और डालने के बाद यहां पर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करवाया। अच्छा, प्रोटीन बना मतलब अमीनो एसिड है। जब इन्होंने इसको प्रैक्टिकली देखा, ये प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल करके देखा तो यहां पर यूरेसिल के मॉलिक्यूल 6 थे। और जब इनसे प्रोटीन बना तो इस प्रोटीन के अंदर यहां 2 अमाइनो एसिड आए। 2 अमाइनो एसिड भी फिक्स थे, फिनाइल एलेनिन और फिनाइल एलेनिन। ये कौन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, नीरेनबर्ग एंड मथाई। यूरेसिल के 6 मॉलिक्यूल, ये 6 है, और 2 अमीनो एसिड आ गए। ये बच्चों इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब यहां पर एक एक कंसेप्ट लेके चलते हैं। सपोज को ये प्रैक्टिकल करके देखा। अब इन्होंने क्या सोचा कि अगर यहां पर इन 3 नाइट्रोजन बेस को मिला के देखे तो एक अमीनो एसिड आया होगा, यही हुआ होगा। इन 3 ने मिलकर एक को कोड किया होगा, यही हुआ होगा। 3 से 1 आ गया। अब सोचो जरा, अगर सिंगलेट का कंसेप्ट लेते, अगर सिंगलेट का पहले मीनिंग बोलो, 1 से 1 का आना, मतलब इस 1 से यहां पर एक अमीनो एसिड आता, इस 1 से 1 आता। अगर यूरेसिल के 6 मॉलिक्यूल है तो अमीनो एसिड भी 6 आना चाहिए, यानी सिंगलेट होता तो 6 अमीनो एसिड आने चाहिए थे, लेकिन आए तो 2। सिंगलेट होता, 1 से 1 कोड होता तो यहां 6 अमीनो एसिड आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने, 2। इसका मतलब सिंगलेट का कंसेप्ट गलत है। बताइए बच्चों, कैसे पता कर लिया कि यहां पर सिंगलेट का कंसेप्ट गलत होता है। सिंगलेट का कंसेप्ट गलत क्यों है, क्योंकि सिंगलेट होता तो यहां पर 6 आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने, 2, यानी गलत हुआ। अब आगे कंसेप्ट बढ़ाते हैं, और अब कंसेप्ट लेते हैं यहां पर डबलेट का। पहले तो मतलब बताओ डबलेट का। डबलेट का मतलब बोलो, 2 से 1, मतलब इन 2 से 1 अमीनो एसिड आता, फिर इन 2 से 1 आता, फिर इन 2 से 1 आता। कितने आ गए, गिनो, 1 2 3। डबलेट लेते तो 3 अमीनो एसिड आने चाहिए थे, डबलेट लेते तो 3 आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने, प्रैक्टिकली तो 2 ही आए। इसका मतलब डबलेट भी गलत है, सिंगलेट भी गलत, डबलेट भी गलत। अच्छा, ट्रिपलेट लेते हैं। ट्रिपलेट का मतलब 3 से 1 आना चाहिए और 3 से 1 आना चाहिए। बताओ कितने आए, 2। अगर ट्रिपलेट लेते हैं तो 2 अमीनो एसिड आना चाहिए, और वाकई में आ भी रहे, प्रैक्टिकली आ भी रहे। इसका मतलब ये तो सही बैठ रहा है, ये तो सही बैठ रहा है। अब लेते हैं आगे का कंसेप्ट, और वो लेते हैं टेट्राप्लेट। गड़बड़ तो वही होती है। टेट्राप्लेट का मतलब बोलो, 4 से 1। चलिए वही लेते हैं। इन 4 से 1 2 3 4, इन 4 से ये आ गया, फिर तो 2 ही बचे। तो बताओ 4 से कितना आ गया, 1। तो यहां पर टेट्राप्लेट होता तो 1 आना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली तो 2 आ रहा है, प्रैक्टिकली 2 आ रहा है। इसका मतलब टेट्राप्लेट भी गलत है। तो क्या सीखा, सिंगलेट गलत, डबलेट गलत, टेट्राप्लेट गलत। क्या सही बैठ रहा है, ट्रिपलेट सही बैठ रहा है। यानी 3 से 1 आ गया, इन 3 से 1 आ गया। यानी यहां प्रैक्टिकल करके पता किया कि वाकई में सिंगलेट गलत होता है, डबलेट गलत होता है,
टेट्राप्लेट भी गलत होता है, ट्रिपलेट ही सही है। और यह प्रैक्टिकल प्रूफ किसने दिया? निरेनबर्ग एंड मथाई ने। तो निरेनबर्ग मथाई ने यहां प्रैक्टिकली बताया था कि ये ट्रिपलेट ही सही होते, यानी एक अमीनो एसिड को लाने के लिए, इस एक को लाने के लिए 1 2 3 नाइट्रोजन बेस चाहिए, 3 चाहिए। एक बात मुझे बताओ, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचे, टेस्ट ट्यूब में सारे अमीनो एसिड डाले गए, सारे डाले गए, लेकिन यहां पे हर बार फिनाइलएलेनिन नहीं आया, आया तो फिनाइलएलेनिन। तो इससे यह भी तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यू 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 फिनाइलएलेनिन को कोड करता होगा। अरे तभी तो यह आया है, अपने आप थोड़ी आया होगा। यानी यू 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 फिनाइलएलेनिन को कोड करता है, यह भी निरेनबर्ग मथाई ने निष्कर्ष निकाला और उन्होंने बताया कि यह हमने सबसे पहले पता किया था। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पहला खोजा गया कोडोन। तो फर्स्ट खोजा गया कोडोन, प्रथम खोजा गया कोडोन कौन सा था? यू 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 था। अरे बात समझ में? यह बच्चों इस तरह से इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया था। कैसे किया, एक बार फिर समझाता हूं। निरेनबर्ग मथाई ने सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में यूरेसिल वाला आरएनए तैयार किया। कौन से एंजाइम की मदद से? सीवेरो का एंजाइम डाल दिया। फिर उससे जब प्रोटीन बनाए, यूरेसिल के 6 मॉलिक्यूल थे, लेकिन अमाइनो एसिड 2 ही आए। तो इससे पता चला कि इन 3 ने मिलकर एक को कोड किया होगा, फिर 3 ने मिलकर एक को कोड किया होगा। यानी ट्रिपलेट का कंसेप्ट ही सही है। जो बात गेमो कह रहे थे वो प्रैक्टिकली इन्होंने प्रूव करके भी बताई थी। अच्छा, यहां पे यूरेसिल का मॉलिक्यूल लिया, ऐसे और के भी ले सकते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए इस बार यहां पर एडेनिन को लिया। किसको ले लिया? एडेनिन। इसके अंदर फिर वही सीवेरोका एंजाइम डाला। सेम बात है। बताइए, सीवेरोका इनको जोड़ेगा, यहां बन गया आरएनए। फिर इस आरएनए से प्रोटीन तैयार किया। बताओ एडेनिन के कितने मॉलिक्यूल है? गिनो बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो जो प्रोटीन बनेगा, अच्छे से बताना, कितने अमीनो एसिड आएंगे? वेरी गुड, 2 आएंगे। और वो 2 चेक किए गए तो लाइसिन आया, लाइसिन अमीनो एसिड आया। इससे क्या निष्कर्ष निकला? यह निकला कि इन 3 ने मिलकर एक को कोड किया। किसको? लाइसिन को। तो हम कह सकते हैं कि लाइसिन का कोडोन AAA होता है। यह ऐसे पता किए गए, लाइसिन का कोडोन AAA होता है। यहां से यह निष्कर्ष निकला। अच्छा, इसी तरह से अगली बार टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहां पे बच्चों जो टेस्ट ट्यूब ली गई, इसके अंदर साइटोसिन को लिया गया, साइटोसिन लिया गया। फिर इसके अंदर वही सीवेरोका एंजाइम डाला और सीवेरोका एंजाइम से यहां पे इनको जोड़कर ये आरएनए तैयार हुआ। फिर प्रोटीन बनाए गए। गिनो, साइटोसिन के कितने मॉलिक्यूल? 1 2 3 4 5 6। जब इसमें अमीनो एसिड आए, 2 आए। पहला आया प्रोलीन, दूसरा प्रोलीन, तो प्रोलीन आए। बताओ क्या निष्कर्ष निकला? हां, 3 ने मिलकर, इन 3 ने मिलकर एक को कोड किया, फिर इन 3 ने मिलकर अगले को कोड किया। तो बताओ इन 3 से एक कोड हो रहा है, मतलब ट्रिपलेट ही सही है। वही ट्रिपलेट ही प्रूफ हो रहा है। अब खास बात, एक और बात यह निकली कि प्रोलीन का कोडोन, बताओ बच्चों, CCC है। यानी अमाइनो एसिड के कोडोन पता किए जा रहे। बताओ लाइसिन का कोडोन AA है, फिनाइलएलेनिन का UUU है। ये कोडोन भी पता किए जा रहे। अगली बार उन्होंने क्या किया? यूरेसिल को लिया, ग्वानिन को लिया। ग्वानिन को लेने के बाद वही सीवेरोका एंजाइम डाला। लेकिन इस बार यहां पर इसका पॉलीमर तैयार नहीं होता, क्योंकि ये इंटरनली आपस में जुड़ जाता है, तो प्रॉपर यहां पे आरएनए तैयार नहीं हो पाता। तो ग्वानिन वाला तो यहां पे तैयार नहीं हो पाया था। क्लियर? तो उन्होंने यूरेसिल का पॉलीमर बनाया, एडेनिन का बनाया, साइटोसिन का बनाया, लेकिन ग्वानिन का ऐसे तैयार नहीं हो पाया था। क्लियर? ये सारा काम निरेनबर्ग मथाई का था, जो मैंने अभी आपको समझाया। एक बात आप ध्यान से आप देख रहे होंगे, इसमें केवल एडेनिन है, इसमें केवल साइटोसिन है। तो इस चेन को मैं होमोपोलीमर कहूं या हेट्रोपोलीमर, क्या कहना चाहिए? एडेनिन है, केवल ये है, तो एक तरह का ये हो जाएगा होमोपोलीमर, समबहुलक आप कह सकते हैं। निरेनबर्ग मथाई की खास बात ये थी कि ये होमोपोलीमर तो बना सकते थे, लेकिन केवल होमोपोलीमर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर कुछ अलग भी तो लेने पड़ेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन तो बनाने पड़ेंगे, CU ऐसे कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। बात आती है फिर हेट्रोपोलीमर विषम बहुलक कैसे बनाया जाए, और इसको समझाने के लिए अब साइंटिस्ट आए थे हरगोबिंद खुराना। इन्होंने एक रासायनिक विधि विकसित की थी, केमिकल मेथड। निरेनबर्ग मथाई में तो कौन सी थी? एंजाइमेटिकल मेथड थी, लेकिन इन्होंने केमिकल मेथड का यूज किया। एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां मिलेगा। हरगोबिंद खुराना ने रासायनिक विधि विकसित की थी, केमिकल मेथड विकसित की थी। इस विधि से किया क्या उन्होंने? निश्चित क्षारों के समुच्चय युक्त आरएनए का निर्माण किया। मतलब इन्होंने समबहुलक तो बनाया, वो तो आसान ही है, इन्होंने विषम बहुलक बनाने में भी
सफलता प्राप्त की। खुराना साहब बड़े एक्सपर्ट थे, इन्होंने आरएनए बनाया, वो भी हेट्रोपोलिमर वाला, और वो भी किसी केमिकल की हेल्प से, केमिकल मेथड से बनाया, एंजाइम का यूज नहीं किया। इन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे यूरेसिल ले लिया, ग्वानिन ले लिया। अब केवल यूरेसिल नहीं है, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड आ गए बेटे, यानी विषम बहुलक बना रहे। यूरेसिल ले लिया, ग्वानिन ले लिया, यूरेसिल ले लिया, ग्वानिन ले लिया, और इनको इन्होंने केमिकली जोड़ा। सीवेरोका एंजाइम नहीं, केमिकली जोड़ा। केमिकली इस तरह का इन्होंने आरएनए तैयार किया, और ये एक्सपर्ट थे, ये केमिकल आरएनए बनाने में एक्सपर्ट थे। ये आरएनए तैयार हुआ, फिर इससे प्रोटीन बना। इस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड आए, और जब इसमें चेक किए गए तो इसमें से सिस्टीन, वैलिन ऐसे अमीनो एसिड आए। अब बताओ इनसे आप क्या सीखे? फिर वही बात हम कहेंगे, इन तीन ने यूजीयू इन तीन ने मिलकर सिस्टीन को कोड किया। किसने? यूजीयू। तो एक तरह से पता चला कि सिस्टीन का कोडोन यूजीयू होता है। इसी तरह से जीयूजी इन तीन ने मिलकर वैलिन को कोड किया, तो कह सकते हैं वैलिन का कोडोन जीयूजी होता है। अब फिर से देखो, अल्टरनेट चल रहे हैं, यूजीयू यही वाला तो आ गया यहां पे, तो यूजीयू, यहां पर यूजीयू आ गया, तो ये फिर से यहां पर किसको कोड करेगा? सिस्टीन को। फिर आ गया जीयूजी, किसको कोड करेगा? वैलिन को। तो यहां ये निष्कर्ष निकला, सिस्टीन का कोडोन यूजीयू है, वैलिन का कोडोन जीयूजी है। इस तरह से इनके कोडोन पता किए गए। अच्छा, जैसे ये जो बहुलक बना, इसे हम सम बहुलक कहें या विषम बहुलक? यहां पर फाइनली जो बहुलक बना उसको हम कहेंगे विषम बहुलक। और इस विषम बहुलक बनाने में एक्सपर्ट थे हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना, इनकी यही खासियत थी कि इन्होंने इस तरह के हेट्रोपोलिमर बनाए थे। क्लियर? तो नीरेनबर्ग मथाई ने एंजाइम की मदद से होमोपोलिमर तो बना लिए थे, लेकिन हेट्रोपोलिमर नहीं बना पा रहे थे। वो काम हरगोबिंद खुराना ने किया, और हरगोबिंद खुराना के इसी योगदान की वजह से ही फिर हम अलग अलग अमाइनो एसिड के कोडोन भी पता किए गए। उनसे तो 3-4 अमीनो एसिड पता चल रहे थे, लेकिन इनसे तो अलग अलग के भी पता किए गए। इस तरह से और भी विषम बहुलक बनाए गए, कई तरह के विषम बहुलक बनाए गए, और फिर फाइनली सभी 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के कोडोन पता किए गए। जो बातें अभी हमने समझी है, समझने में तो बड़ा आसान लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिकली प्रूव करना यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कहा भी जाता है कि बायोलॉजी की जितनी भी डिस्कवरियां हुई उनमें से यह सब एक बहुत टफ डिस्कवरी बताई गई। इतना आसान काम नहीं था, समझना आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल प्रूव करना बहुत मुश्किल काम था, बहुत चैलेंजिंग काम था। क्लियर? तो यहां क्वेश्चन 2-3 इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछ भी रहा हूं। सीवेरो-ओखा एंजाइम की क्या खासियत है? हाँ, खासियत क्या थी? बिना डीएनए के आरएनए बना सकता है। क्लियर? नीरेनबर्ग मथाई ने उसी एंजाइम की मदद से आरएनए बनाए थे, लेकिन केमिकल मेथड का यूज करके आरएनए बनाने वाले वैज्ञानिक हरगोबिंद खुराना थे। और इन्होंने तो सम बहुलक तो बना ही लेते हैं, सम बहुलक में दिक्कत नहीं थी, विषम बहुलक भी बनाए थे, ये इनकी खास बात थी। और वो भी फिक्स ऑर्डर में, कि यू के बाद जी आ रहा है तो यू के बाद जी ही आएगा, एक फिक्स ऑर्डर में बनाने में ये एक्सपर्ट थे। और इन सब साइंटिस्ट के योगदान की वजह से ही फाइनली ये निष्कर्ष निकला था कि एक अमाइनो एसिड को लाने के लिए 3 नाइट्रोजन बेस होना चाहिए, यानी ट्रिपलेट ही होना चाहिए। यानी जो बात गेमो ने कही थी, उस बात का यहां पर प्रैक्टिकल प्रूफ आया था। एनसीईआरटी में यह पूरा एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को आप पढ़े, लेकिन ये डायग्राम सामने रखे तो समझना आप लोगों के लिए और भी आसान होगा।